हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। अपने गुरुजियों को, अपने गुरु को नमन करते हुए मैं आज राजस्थान के जो दुर्ग हैं उस श्रृंखला में आगे की ओर बढ़ता हूं। तो देखिए मित्रों, कल अपनी बात हो चुकी थी कौन से दुर्ग को लेकर, तो आपको ध्यान रखना है कल अपनी बात हो चुकी थी मेहरानगढ़ दुर्ग हमारा क्या हो गया था, कंप्लीट। उसके बाद में नेक्स्ट हम दुर्ग पढ़ रहे थे और अब जो दुर्ग है उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट दुर्ग पढ़ेंगे अपन, वो दुर्ग होगा कौन सा, जालौर। तो हेडिंग डाल देना दोस्तों, जालौर दुर्ग। कौन सा दुर्ग, जालौर दुर्ग। अब जालौर जो दुर्ग है ये बेसिकली अगर आपको ध्यान रखना है तो ये कहां पर पड़ता है, तो जालौर में है। ये कहां पर है दोस्तों, जालौर में है। अब इस दुर्ग के कई उपनाम है दोस्तों, वो आपको याद रखने हैं मित्रों, और उपनामों से कई बार प्रश्न पूछा जाता है इस दुर्ग के उपनाम क्या क्या है, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इस दुर्ग के उपनामों में सबसे पहले मैं बात करूं आपको, तो आपको ध्यान रखनी है एक चीज। देखिए दोस्तों, उपनाम से संबंधित जो कोई भी प्रश्न आता है वो सीधा डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आप उपनामों पर जरूर विशेष फोकस रखें। सबसे पहले बात करूं तो इसका एक उपनाम है सोनलगढ़, एक। दूसरा आपको ध्यान रखना है इसी दुर्ग को कहते हैं सुवर्णगिरी दुर्ग। कौन सा दुर्ग, सुवर्णगिरी दुर्ग। तीसरा इसको कहते हैं कनकांचल दुर्ग, और चौथा मित्रों इसको कहते हैं, इसका प्राचीन जो नाम था जालौर का वो जवालीपुर था, इसीलिए इसको कहा जाता है जवालीपुर दुर्ग। और भी अगर किसी के माइंड में कोई और नाम हो तो वो आप मुझे बता सकते हो। और जलालुद्दीन खिलजी ने, आपको ध्यान रखना है, इसको जीतने के बाद इस दुर्ग का नाम रखा था जलालाबाद। कौन सा दुर्ग रखा था दोस्तों, जलालाबाद दुर्ग। तो आपको ध्यान रखना है इस दुर्ग के उपनामों के बारे में अगर आपसे चर्चाएं करते हैं तो देखिए, जालौर दुर्ग को क्या कहते हैं अपन, सोनलगढ़ इसी को क्या कहते हैं, सुवर्णगिरी दुर्ग इसी को क्या कहते हैं, कनकांचल दुर्ग इसी को क्या कहते हैं, जवालीपुर दुर्ग, और इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, जलालाबाद दुर्ग। ये जो नाम दिया गया था ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दिया गया था दोस्तों। किसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा नाम दिया गया था, वो क्या दिया गया था, जलालाबाद। ये आपको ध्यान रखना है ये पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए इस दुर्ग का नाम क्या पड़ा हुआ है आपका, सुवर्णगिरी दुर्ग। अब देखिए दोस्तों, अब अपन बात करते हैं इस दुर्ग के निर्माता के बारे में, तो आपको ध्यान रखना है निर्माता। तो निर्माता में आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, इसमें कई विद्वानों में अभी मतभेद है, अलग अलग विद्वानों के अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे। तो निर्माता हम देखिए, सबसे पहले बात करेंगे डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार। किसके अनुसार मित्रों, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार। और एक है आपके मित्रों डॉक्टर गौरी शंकर ओझा। तो इन दोनों के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे दोस्तों, तो बताइए मुझे कौन कौन से निर्माता हैं, तो आप कमेंट में डालिए, मैं आपका कमेंट देख रहा हूं। जल्दी से जुड़ जाए मित्रों और जो कमेंट में डाल दीजिए, इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। तो देखिए मित्रों, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण करवाया था प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने। किसने करवाया था दोस्तों, नागभट्ट प्रथम ने। उसके बारे में आपसे चर्चाएं करूंगा। गौरी शंकर ओझा के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण करवाया था परमार शासक, जिसका नाम था दोस्तों धारावर्ष। क्या नाम था दोस्तों, धारावर्ष। ठीक है, इन दोनों ने, कोई सा भी आ जाए ऑप्शन में आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, या तो सीधा पूछा जाता है प्रश्न, जालौर दुर्ग का निर्माण डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार किसने करवाया, तो नागभट्ट प्रथम ने। बेसिकली दोनों ऑप्शन में एक साथ नहीं आएंगे, और सर्वाधिक जो मान्यता प्राप्त मत है वो डॉक्टर दशरथ शर्मा का माना जाता है। किसका माना जाता है दोस्तों, डॉक्टर दशरथ शर्मा का माना जाता है। कैसे क्या हुआ था दोस्तों, देखिए तो जालौर में जो प्राचीन जालौर जो था, यहां पर पहले प्रतिहारों का शासन था मित्रों। प्रतिहार जालौर से कन्नौज चले गए, उसके बाद जालौर में एक शक्ति, नई शक्ति का आगमन हुआ था जिसको कहा गया था चौहान। और चौहानों की जो शाखा थी मित्रों वो कौन सी थी, आपकी सोनगरा शाखा। कौन सी शाखा थी मित्रों, सोनगरा शाखा। ये जो चौहानों की सोनगरा शाखा थी,
इसका जो आगमन हुआ था जालौर में वो कहां से हुआ था? नाडौल पाली से हुआ था मित्रों। कहां से हुआ था? नाडौल पाली से हुआ था। अब आपको ध्यान रखना है दूसरी चीज, अगर आपसे पूछा जाता है ये दुर्ग किस श्रेणी में आता है, तो देखिए मित्रों, ये जो दुर्ग आता है आपका, एक तो आपको ध्यान रखना है कौन सा दुर्ग होगा? गिरि दुर्ग। एक होगा मित्रों ये कौन सा? बनदुर्ग। और एक मित्रों ये कौन सी श्रेणी में आता है? एरण दुर्ग की श्रेणी में आता है। कौन सी श्रेणी में आता है मित्रों? एरण दुर्ग की श्रेणी में आता है। अब आपको याद रखना है मित्रों, जालौर में, कहां पर मित्रों? जालौर में कौन से वंश का शासन था? तो कौन से वंश का शासन था मित्रों? चौहान। यह आपको याद रखना है। और चौहान वंशों की कौन सी शाखा थी मित्रों? यह प्रश्न काफी बार आया हुआ है, पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कौन सी शाखा थी मित्रों? सोनगरा। कौन सी शाखा थी मित्रों? सोनगरा। और सोनगरा, जालौर में सोनगरा शाखा का जो संस्थापक माना जाता है मित्रों, तो वो कौन माना जाता है? कीर्तिपाल ऑब्लिक कीतू। कौन माना जाता है दोस्तों? कीर्तिपाल ऑब्लिक कीतू। ठीक है, तो आपको याद रखना है मित्रों, जालौर में कौन से चौहानों की शाखा थी? तो आपको ध्यान रखना है मित्रों, कौन से चौहानों की शाखा थी? सोनगरा चौहानों की शाखा थी। और यहाँ का जो संस्थापक है जालौर में सोनगरा चौहानों का, वो कौन है मित्रों? कीर्तिपाल ऑब्लिक कीतू है, जिसने 1181 और 82 के दरमियान कौन सी वंश की स्थापना की थी? आपके चौहान वंश। और चौहान वंश में कौन सी शाखा थी आपकी मित्रों? सोनगरा शाखा। कौन सी शाखा मित्रों? सोनगरा शाखा। ठीक है, अब देखिए, ये जो सोनगरा चौहानों की सोनगरा शाखा थी, ये इसका जो आगमन हुआ था जालौर में, वो हुआ था मित्रों कहां से? नाडौल से। कहां से हुआ? नाडौल। और नाडौल जो पड़ता है स्थान, वो कहां पर पड़ता है? पाली में। नाडौल पाली में सोनगरा चौहानों का संस्थापक आपसे पूछा जाता है, तो मित्रों वो कौन होगा? लक्ष्मण सिंह। कौन होगा मित्रों? लक्ष्मण सिंह। इसके बारे में मैं जालौर का जब इतिहास पढ़ाऊंगा, आपको विस्तृत चर्चाएं करेंगे। तो एक बार पुनः रिवीजन करा देता हूं मैं आपको। अपन ने दुर्ग पढ़ रहे थे, कौन सा? जालौर। जालौर दुर्ग इसीलिए कहा जालौर में है। इसे सोनलगढ़, इसे स्वर्णगिरी दुर्ग, इसे कनकांचल दुर्ग, इसे जवालीपुर दुर्ग, और इसे कौन सा दुर्ग कहा जाता है? जलालाबाद। ठीक है मित्रों, इस दुर्ग का निर्माण डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार तो प्रतिहार शासक किसने करवाया था? नागभट्ट प्रथम ने। जबकि डॉक्टर गौरी शंकर ओझा के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण करवाया था परमार शासक धारा वर्ष ने। यह जो दुर्ग है कौन सी श्रेणी में आता है? गिरि दुर्ग में आता है, वन दुर्ग में आता है, कौन सी में आता है? एरण दुर्ग में। अब मित्रों याद रखना, एरण दुर्ग का सर्वश्रेष्ठ जो उदाहरण पूछा जाता है, अगर आपसे पूछा जाता है निम्न में से वह दुर्ग जो एरण दुर्ग की श्रेणी में आता है, तो रणथंभौर को पहली प्राथमिकता देनी है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में कौन सा? जालौर। जालौर में कौन सा वंश था? चौहान वंश। चौहान वंश की कौन सी शाखा? सोनगरा शाखा। इस शाखा का संस्थापक कौन था? कीर्तिपाल ऑब्लिक कीतू। चौहान जो सोनगरा चौहान थे, वो कहां से आए थे? नाडौल पाली से। नाडौल पाली में इसका संस्थापक कौन था मित्रों? लक्ष्मण सिंह। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों, उसके बाद में थोड़ा आगे बढ़ता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, जीवन में गुरु के बिना कुछ भी कार्य संभव नहीं है। देखिए, कोई भी चीज हो उसके प्रति आस्था, विश्वास सबसे बड़ी चीज है। अब हम आपको यहाँ से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपका अध्ययन करवा रहे थे, तो आपका जो विश्वास है हमारे प्रति, उसी को लेकर हम आपको आपके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपकी क्लासें रोजाना रेगुलरली कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी चीजें होती है, विश्वास की होती है। अब आगे चलता हूं मित्रों। अब देखिए मित्रों, इस जालौर दुर्ग पर आक्रमण किया था मित्रों किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। आक्रमण करने वाला व्यक्ति कौन था? तो आपको याद रखना है मित्रों, अलाउद्दीन खिलजी। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कौन से दुर्ग पर आक्रमण किया गया था दोस्तों? जालौर दुर्ग पर। अब ऐसा तो है नहीं है कि बस मुंह उठाया कि आक्रमण कर दिया, उसके भी कहीं ना कहीं रीजन होंगे। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है मित्रों, आक्रमण के कारण आपसे पूछे जाते हैं। किसके कारण? आक्रमण के कारण। तो मित्रों आपको ध्यान रखना है, आक्रमण का पहला जो कारण माना जाता है, वो माना जाता है अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति।
अलाउद्दीन खिलजी की कौन सी नीति? साम्राज्यवादी, यानी अपने साम्राज्य को विस्तार, अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था कौन? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। दूसरा कारण मित्रों आपको ध्यान रखना है, जालौर दुर्ग का सामरिक महत्व। कौन से दुर्ग का दोस्तों? जालौर दुर्ग का सामरिक महत्व। इसका सामरिक महत्व क्यों जरूरी था इस जालौर दुर्ग को जीतना? क्योंकि मित्रों देखिए, जब भी कोई दिल्ली का शासक गुजरात अभियान पर जाता था तो बीच में जो स्थान पड़ता था वो कौन सा पड़ता था मित्रों? जालौर पड़ता था। इसलिए जालौर दुर्ग को बहुत महत्वता बढ़ गई थी इस दुर्ग को जीतने के लिए। तीसरा आपको ध्यान रखना है, अलाउद्दीन खिलजी की सेना को लूटना। अलाउद्दीन खिलजी के अपमान का बदला लेना। अपमान का बदला लेना। ठीक है मित्रों। चौथा इसका जो कारण था, पद्मनाभ के अनुसार अगर अपन बात करते हैं तो पद्मनाभ ने कहा था कि पद्मनाभ के अनुसार इस दुर्ग पर आक्रमण करने का मुख्य जो कारण था वो था फिरोजा और बीरम देव। कौन था मित्रों? फिरोजा और बीरम देव का प्रेम। किस किसका? फिरोजा और बीरम देव का प्रेम। तो ये जालौर दुर्ग पर आक्रमण करने के कारण थे। पहला कारण था अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो अपने साम्राज्य को लगातार वृद्धि अर्थात बढ़ाना चाहता था। दूसरा, जालौर दुर्ग का सामरिक महत्व। जालौर जो दुर्ग था इसका महत्व इसलिए बढ़ गया था क्योंकि जब भी कोई दिल्ली का शासक गुजरात जाता था तो देखिए मित्रों, सपोज करें ये अपनी दिल्ली, अब दिल्ली का शासक जाएगा तो यहाँ पर कौन बैठा है? जालौर। गुजरात का है मेरे मित्रों, यहाँ पर है। तो इसलिए दिल्ली का जब शासक जाता है तो बीच में रोड़ा कौन अड़ाता है? जालौर अड़ाता है। इसलिए इसको जीतना, दुर्गों को जीतना क्या हो गया मित्रों? जरूरी हो गया। अब तीसरा जो बिंदु, अलाउद्दीन खिलजी की सेना के अलाउद्दीन खिलजी के अपमान का क्या लेना मित्रों? बदला लेना। अपमान क्या? याद करना, थोड़ी सी इतिहास की बात बताता हूं। सन 1298 ईस्वी की बात थी। उल्गू खां और नुसरत खां के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात के सोमनाथ मंदिर को क्या करने गई थी मित्रों? लूटने गई थी। जब वो लूटपाट करके वापस आ रही थी तो उसको आना किसके रास्ते था? जालौर के रास्ते। जालौर के रास्ते जब इसको आना था तो बीच में पड़ रहा था जालौर, तो अलाउद्दीन खिलजी ने पत्र भिजवाया। उस समय तत्कालीन जो शासक था जालौर का मित्रों वो था कौन? आपका सावंत सिंह, जो कानड़दे का क्या था? पिता। सावंत सिंह को पत्र भिजवाया और उसने कहा था कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना को जालौर के रास्ते कहां आने दिया जाए? दिल्ली आने दिया जाए। इस बात को सुना किसने? कानड़दे ने। और कानड़दे और उनके एक सहयोगी थी जैत सिंह देवड़ा, उन दोनों ने मिलकर अलाउद्दीन खिलजी की सेना को क्या कर लिया मित्रों? लूट लिया। एक भारत का सम्राट जिसकी सेना को लूट लिया, तो भारत का जो सम्राट था वो मित्रों क्या हो गया था? नाराज हो गया था। क्या हो गया था? नाराज हो गया था। देखिए, विस्तारवादी नीति कह दीजिए या साम्राज्यवादी नीति कह दीजिए, बात एक ही है। विस्तार का मतलब होता है बढ़ना, साम्राज्य का मतलब भी क्या होता है? साम्राज्य को बढ़ाना। ठीक है मित्रों। तो अब देखिए यहां पर कानड़दे ने तो इसको क्या कर लिया? सब लूट लिया। और सोमनाथ मंदिर की जो शिवलिंग की उसके 5 टुकड़े मिले थे मित्रों, और उन 5 टुकड़ों के 5 शिव मंदिरों का निर्माण करवाया था कानड़दे ने। कहा? जालौर में। तो 5 शिव मंदिर बनवाए थे मेरे मित्रों। किसने? तो आपको ध्यान रखना है, किसने बनवाए थे? कानड़दे ने। जालौर में छोटे छोटे 5 शिव मंदिर बनवाए थे। किसने? कानड़दे ने। अब अलाउद्दीन खिलजी को सेना को लूट लिया तो अलाउद्दीन खिलजी क्या हो गया? नाराज हो गया। अब नाराज हो गया तो इस बात का बदला लेना चाहता था, इसलिए इसने आक्रमण किया। दूसरी चीज देखिए मित्रों, अब इसको सुनना ध्यान से। पद्मनाभ हुए हैं और इनका जो ग्रंथ है वो है कानड़दे प्रबंध। कानड़दे प्रबंध इस बात का उल्लेख करता है कि ये जो आक्रमण हुआ था, ये आक्रमण हुआ था किस बात को लेकर? फिरोजा और बीरम देव को लेकर। ऐसा कहा जाता है मित्रों कि 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था एन उल मुल्क मुल्तानी। उसने आक्रमण की योजना बनाई जालौर पर, लेकिन सफल नहीं हुआ। तो 1305 ईस्वी में कानड़दे को गौरवपूर्ण संधि के बहाने दिल्ली दरबार में ले गया। वहां पर कानड़दे का मित्रों क्या हो गया? अपमान हो गया। तो युद्ध की धमकी देकर कानड़दे वापस मित्रों कहां आ गया? जालौर आ गया। कहां आ गया? जालौर। जबकि मुणौत नैणसी इतिहासकार हुए हैं और मुणौत नैणसी के अनुसार यह कहा जाता है कि दिल्ली दरबार में कानड़दे जाकर नहीं, कानड़दे नहीं बल्कि उसका पुत्र कौन गया था मित्रों? बीरमदेव गया था। कौन गया था? बीरमदेव गया था। तो देखिए मित्रों, आपको याद रखना है। और वहां पर अलाउद्दीन खिलजी की शहजादी थी कौन? फिरोजा। कौन थी मित्रों? फिरोजा।
तो बीरम देव पर फिदा हो गई फिरोजा, बीरम देव से प्रेम करने लगी फिरोजा, बीरम देव से शादी करने की हट ठान ली किसने? फिरोजा ने। अब मित्रों अलाउद्दीन खिलजी भारत का सम्राट, उसको इस बात का पता चला तो उसने अपनी बेटी को समझाया कि मान बेटी, नहीं मानी। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने बीरम देव को विवाह का प्रस्ताव दे दिया। अब अलाउद्दीन खिलजी के विवाह के प्रस्ताव को ठुकराकर बीरम देव दिल्ली से कहां लौट आया मित्रों? जालौर। तब उसने कसम खाई थी कि कानड़ दे का वंश मिटा दूंगा, कानड़ दे के परिवार में एक व्यक्ति को भी क्या नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उपर्युक्त कारणों से ही अलाउद्दीन खिलजी ने कहां पर आक्रमण किया था मित्रों? जालौर पर। कहां पर किया था? जालौर पर। समझ में आ गया हो तो यस लिखे प्लीज। अगर आपकी समझ में ये चीजें आगे हो यहां तक तो यस लिख दें, आगे में चलूं फिर। अब देखिए मित्रों, हेडिंग डाल देना, इसको तो लिख ही लेना मित्रों आप। जालौर का एकमात्र साका, जालौर का एकमात्र साका। मित्रों मैंने आपसे जब दुर्ग स्टार्ट किया था उस समय साके शब्द को लेकर आपसे चर्चाएं की थी। साका क्या होता है तो वो चीज मैं आपको बता रहा हूं मित्रों। साका दो चीजों, दो घटनाओं से होता है। एक तो होता है मित्रों क्या? केसरिया। और एक होता है क्या? जौहर। अगर ये दोनों घटनाएं हो जाती हैं तो मिलकर वो घटना किसके नाम से जानी जाती है मित्रों? साका के नाम से। केसरिया तो कौन लोग करते हैं? पुरुष करते हैं। जौहर कौन करती है? महिलाएं करती हैं मित्रों। कौन करती है? महिलाएं करती है। युद्ध स्थल में पुरुष लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, उसको तो कहा जाता है मित्रों आपके क्या? केसरिया। और अपने आत्मसम्मान, अपने स्वाभिमान, अपनी लाज श्रम को बचाने के लिए जो राजपूतानी महिलाएं थी, अपने आप की जीवन लीला को समाप्त करनी थी, वो घटना क्या कहलाती है मित्रों? जौहर। और ये दोनों घटनाएं हो जाती है जब मित्रों क्या कहलाता है? साका। कंप्लीट। अब आगे चलते हैं। तो देखिए जालौर का एकमात्र साका, जालौर जो दुर्ग है इसमें कितने साके हुए तो आपको ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। एकमात्र साका, और ये साका हुआ था 1311 ईस्वी में। कब हुआ था मित्रों? 1311 ईस्वी में। साका किस किस के मध्य हुआ था मित्रों? तो मैंने आपको अभी बताया था, अलाउद्दीन खिलजी वर्सेस कानड़ दे। कौन था मित्रों? कानड़ दे। इन दोनों के मध्य भीषण युद्ध चला। अलाउद्दीन खिलजी की बिल्कुल पार नहीं पड़ रही थी, और एक कहावत कही जाती है ना मित्रों, घर का भेदी क्या ढहाता है? लंका ढहाता है। ऐसा एक घर का भेदी मिल गया जिसकी वजह से कानड़दे को क्या इसमें क्या करना पड़ा? हार का मुंह देखना पड़ा। अब देखिए मित्रों, इन दोनों के मध्य साका हुआ 1311 में। अलाउद्दीन खिलजी वर्सेस कौन था? कानड़दे। अगर आपसे परिणाम के बारे में पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है, अलाउद्दीन खिलजी क्या हो गया मित्रों? विजयी हो गया। क्या हो गया? विजयी हो गया। आपको ध्यान रखना है, यहां पर केसरिया करने वाला व्यक्ति अगर आपसे पूछा जाता है मित्रों, तो केसरिया तो कौन करेगा? कानड़ दे। और जौहर पूछा जाता है मित्रों, तो जौहर में आपको ध्यान रखना है, जौहर बताइए किसने किया था? जालौर के साके में जौहर करने वाली रानी का नाम प्लीज कमेंट फास्ट करें, जिससे मुझे पता चल सके आप लोग पढ़ रहे हैं। जल्दी से बताइए। बिल्कुल 1311 में हुआ है साका दोस्तों, लेकिन मुझे ये बताइए कि किस रानी के द्वारा इसमें, आपको ध्यान रखना है किस रानी के द्वारा इसमें जौहर किया गया था। तो मित्रों आपको ध्यान रखना है, बताइए। आपसे तो मुझे बहुत उम्मीद है मित्रों, और उम्मीद पर संसार टिका हुआ है। आंसर तो दे। कोई बात नहीं। याद रखना मित्रों, यहां पर जो जौहर करने वाली रानी थी वो कौन थी? जैतल दे। कौन थी दोस्तों? जैतल दे। अब यहां पर एक चीज और इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, इस साके में जो विश्वासघात किया था, क्या किया था? विश्वासघात करने वाला व्यक्ति कौन था? तो आपको ध्यान रखना है मित्रों, कौन था? बीका दहिया।
क्या नाम था मित्रों? बीका दहिया। ठीक है, इस बीका दहिया को इसी की पत्नी के द्वारा देशद्रोही कहकर क्या कर दी गई? इसकी हत्या। देशद्रोही कहकर इसकी क्या कर दी गई? हत्या। और इसकी हत्या किसने की थी मित्रों? इसकी पत्नी ने की। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी कौन से दुर्ग को जीत गया मित्रों? अलाउद्दीन खिलजी विजयी हो गया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जीतने के बाद इस दुर्ग का नाम बदलकर रख दिया मित्रों जलालाबाद। और इस जलालाबाद दुर्ग का जो प्रभार सौंपा था मित्रों, ये प्रश्न काफी बार आते हैं। जैसे एक प्रश्न पूछा गया था पिछले सेकंड ग्रेड में, पूछा गया था अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर को जीतने के बाद दुर्ग का प्रभार किसको सौंपा? तो यहां पर अगर प्रश्न बनता है कि जालौर दुर्ग को जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग किसको सौंपा था, तो आपको ध्यान रखना है मित्रों कमालुद्दीन गुर्ग को। किसको सौंपा मित्रों? कमालुद्दीन गुर्ग को। अब ये दुर्ग साहब मित्रों किसके अधीन हो गया? आपके अलाउद्दीन खिलजी के। और नोट डाल के याद लिख लेना, इसी साके में कानड़ दे का पुत्र, इसी साके में कानड़ दे का पुत्र, और कानड़ दे का जो पुत्र था मित्रों वो कौन था? बीरमदेव। बीरमदेव किसको प्राप्त हो गया? वीर गति को प्राप्त हो गया। बीरमदेव भी किसको प्राप्त हो गया मित्रों? वीर गति को प्राप्त हो गया। बीरमदेव और कानड़दे की जो कथा है वो मैं आपको उस समय पढ़ाऊंगा, जब जालौर का इतिहास पढ़ाऊंगा उस समय मैं आपको इस चीज के बारे में उल्लेख करता हूं। ठीक है मित्रों, यहां तक बात कंप्लीट हुई। अगर आपसे पूछा जाता है जालौर साके का उल्लेख, तो जालौर साके का जो उल्लेख मिलता है वो कौन से ग्रंथ में मिलता है? तो मित्रों आपको ध्यान रखना है, एक तो आपको ध्यान रखना है कानड़देव प्रबंध, और एक है मित्रों बीरमदेव सोनगरारी बात। बीरमदेव सोनगरारी बात। और मित्रों ये जो दोनों ग्रंथ लिखे गए हैं, ये दोनों ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए? तो आपको ध्यान रखना है मित्रों किसके द्वारा? पद्मनाभ के द्वारा। किसके द्वारा? पद्मनाभ के द्वारा। ये आपका किसका साका हो जाता है मित्रों? जालौर का। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर बाद में मैं इसको समझाऊंगा आपको। वेरी गुड जितेंद्र जादव जी, कमालुद्दीन को ही। जालौर का साका कब हुआ? 1311 में। किस किस के मध्य हुआ? तो आपको ध्यान रखना है अलाउद्दीन खिलजी और कानड़दे। विजयी कौन हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी। जीतने के बाद खिलजी ने इस दुर्ग का नाम क्या रख दिया था मित्रों? जलालाबाद। क्या रखा था? जलालाबाद। और जलालाबाद दुर्ग का प्रभार किसको सौंपा था? कमालुद्दीन गुर्ग को। इसमें केसरिया करने वाला व्यक्ति कौन था? कानड़दे। जौहर करने वाली महिला कौन थी? जेतल दे। विश्वासघात करने वाला व्यक्ति कौन था? बीका दहिया। और आपको याद रखना है मित्रों बीका दहिया की पत्नी थी, उन्होंने इसे देशद्रोही कहकर इसकी क्या कर दी गई? हत्या। ऋषि साके में कानड़दे का जो पुत्र था बीरमदेव वो किसको प्राप्त हो गया मित्रों? वीर गति को क्या हो गया? प्राप्त हो गया। ठीक है, अब देखिए मित्रों आगे अपन बात करते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है इस साके का जो उल्लेख मिलता है वो कौन से ग्रंथ में मिलता है? तो आपको ध्यान रखना है कानड़देव प्रबंध और बीरमदेव सोनगरारी बात में साके का क्या मिलता है? उल्लेख। मिटाऊं? हेडिंग डाल देना दोस्तों, जालौर दुर्ग के दर्शनीय स्थल। इस दुर्ग में कौन कौन से स्थल हैं देखने लायक? तो देखिए मित्रों इस दुर्ग में कौन कौन से स्थल हैं। तो पहला आपको ध्यान रखना है संत मलिक शाह की दरगाह। किसकी दरगाह है मित्रों? मलिक शाह की। दूसरा इंपॉर्टेंट है, काफी बार प्रश्न पूछा हुआ है, परमार कालीन कीर्ति स्तंभ। परमार कालीन कीर्ति स्तंभ मैंने बताया था ना आपको, ओझा कहता है कि इस दुर्ग का जो निर्माण करवाया था धारा परमार शासक धारावर्ष ने करवाया था, तो इसका प्रमाण मिलता है कि यहाँ पर परमार कालीन क्या है साहब? आपका कीर्ति स्तंभ। तीसरा आपको ध्यान रखना है मित्रों, यहां अगर बात करते हैं तो 2 मंजिला रानी महल।
चौथा आपको ध्यान रखना है मित्रों, राजा मानसिंह महल। पांचवा आपको याद रखना है मित्रों, इंपॉर्टेंट, संस्कृत कंठाभरण पाठशाला। अब मित्रों थोड़ा सा ध्यान देना, अजमेर के इतिहास में अजमेर को जो चौहान का अजमेर चौहानों में जो शासक हुआ था विग्रहराज चतुर्थ, जिसको अपन बीसलदेव कहते थे मित्रों, वो संस्कृत भाषा का बड़ा विद्वान था और उसने एक सपना देखा था कि मैं अजमेर की पूरी नगरी को क्या बनाना चाहूंगा, संस्कृत नगरी। तो उन्होंने उस उद्देश्य से संस्कृत पाठशाला का निर्माण तो करवाया था मित्रों, कहां पर, अजमेर में। जबकि संस्कृत कंठाभरण जो पाठशाला है मित्रों वो कहां पर है, जालौर में। अब वहां तो निर्माण करवाया था विग्रहराज ने। अगर मित्रों आपसे पूछा जाता है कि कंठाभरण पाठशाला का निर्माता कौन है, तो आपको याद रखना है मित्रों, राजा भोज के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा मित्रों, राजा भोज के द्वारा। कालांतर में आपको याद रखना है मित्रों, कालांतर में इस पाठशाला को तुड़वाया गया और इस पाठशाला की जगह एक मस्जिद रख दी, जिसको कहा गया तोपखाना मस्जिद। और वर्तमान में इसको किस नाम से जाना जाता है मित्रों, तोपखाना मस्जिद के नाम से जाना जाता है। छठा चीज आपको ध्यान रखनी दर्शनीय स्थलों में, फिरोजा की मजार। फिरोजा की मजार। सातवां आपको ध्यान रखना है मित्रों, अलाई मस्जिद, या इसी मस्जिद को कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद। खिलजी की मस्जिद, ठीक है मित्रों। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, एक है इसमें सिरे मंदिर। अब देखिए मित्रों, सिरे मंदिर के बारे में चर्चा करता हूं। ये नाथ संप्रदाय का है। कौन से संप्रदाय का है मित्रों, नाथ संप्रदाय का मंदिर होने के कारण इस मंदिर को क्या कहा जाता है मित्रों, मठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों, मठ कहा जाता है। उसके बाद आठवीं चीज आपको ध्यान रखनी है मित्रों, यहां पर आठवीं हो गई। उसके बाद नवीं चीज के बारे में, नटनी की छतरी। इस दुर्ग के बाहर मौजूद है मित्रों कौन, नटनी की छतरी। ये प्रश्न काफी बार परेशान करता है मित्रों। अब मुझे बताइए आप, नटनी छतरी या नटनी की आपको ध्यान रखना है मित्रों, नटनी से संबंधित और चीजें हैं। तो नटनी की छतरी तो मित्रों जालौर में है। नोट डालकर दो चीज ऐड कर लेना, नटनी का चबूतरा, ये मित्रों कहां पर है, पिछोला पर है। और पिछोला जो झील है मित्रों, ये कहां पर है, उदयपुर में। कहां पर है, उदयपुर में है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है नटनी का बारा, तो नटनी का बारा आपको ध्यान रखना है, नटनी का जो बारा है मित्रों वो कहां पर है, अलवर में। अब नटनी की छतरी पूछी जाती है कौन से दुर्ग में है, तो आपको ध्यान रखना जालौर। अगर आपसे यही प्रश्न इस प्रकार से पूछ ले, नटनी की छतरी कहां पर स्थित है, तो अगर जालौर ऑप्शन में नहीं होगा मित्रों, तो आपको ध्यान रखना है कैला देवी। और कैला देवी जो मंदिर है वो कहां पर मित्रों, करौली में। अतेवा कैला देवी स्थान पड़ता है, वहां पर इस नटनी की क्या बनी हुई है मित्रों, छतरी बनी हुई है। ये इस जालौर दुर्ग के मित्रों क्या हो जाते हैं, दर्शनीय स्थल। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पुनः इनको अपन समझाते हैं। जालौर के दर्शनीय स्थलों की बात करें तो देखिए मित्रों, यहां पर संत मलिक शाह की दरगाह कौन से दुर्ग में है, जालौर में है। परमार कालीन कीर्ति स्तंभ है वो कौन से में है, जालौर में है। 2 मंजिला रानी महल है वो कहां पर है, जालौर में है। राजा मानसिंह का महल कहां पर है, जालौर में है। संस्कृत कंठाभरण पाठशाला, अब मित्रों आपको याद रखना है, मैंने पहले भी चर्चा की थी, संस्कृत कंठाभरण पाठशाला ये कहां पर है, जालौर में। लेकिन इसको तुड़वाकर कालांतर में क्या नाम दे दिया गया, तोपखाना मस्जिद। और इसका निर्माण किसने करवाया था, राजा भोज ने। किसने करवाया था मित्रों, राजा भोज ने करवाया था। उसके बाद आपको ध्यान रखना है मित्रों, अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर एक अलाई मस्जिद बनवाई थी। कौन सी मस्जिद, अलाई मस्जिद, या इसी मस्जिद को अपन किस नाम से जाना जाता है मित्रों, आपको ध्यान रखना है, इस मस्जिद को अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद भी कहते हैं। यहीं पर क्या बनी है, फिरोजा की मजार। यहीं पर कौन सा मंदिर है, सिरे मंदिर। नटनी की छतरी कौन से दुर्ग में है, जालौर दुर्ग में। नटनी का चबूतरा कौन सी झील पर है, पिछोला झील उदयपुर पर है।
नटनी का बारा कहाँ है, तो आपको ध्यान रखना है मित्रों, नटनी का बारा अलवर में है, और नटनी की छतरी का दूसरा स्थान पूछा जाता है तो मित्रों कहां पर है, कैला देवी करौली। ये आपका मित्रों ये क्या हो जाते हैं दर्शनीय स्थल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसमें कथन और वो लिखवाऊंगा। अब देखिए मित्रों, जालौर दुर्ग के बारे में कथन। तो मित्रों मैं एक नाम लिख रहा हूं ग्रंथ का, ताज उल माशिर। मुझे बताइए इसका रचयिता कौन है, कमेंट में फटाफट डाल देना। आपके कमेंट देख पा रहा हूं। कोई बात नहीं। इसका जो निर्माता है मित्रों, सॉरी, इसका जो लेखक है वो कौन है, हसन निजामी। कौन है मित्रों, हसन निजामी। तो ताज उल मासिर के रचयिता हसन निजामी इस दुर्ग के बारे में कहता है, इस दुर्ग के बारे में कथन कहा गया है, आपको याद रखना है, यह ऐसा दुर्ग है यह ऐसा दुर्ग है कोई भी आक्रमणकारी इसका दरवाजा नहीं खोल सके, दरवाजा नहीं खोल सके, नहीं खोल पाए। हसन निजामी कहता है कि राजस्थान का ऐसा दुर्ग है जिसका कोई भी आक्रमणकारी आज तक क्या नहीं खोल पाया मित्रों, दरवाजा नहीं खोल पाया। आपको ध्यान रखना है। और आगे कहता है कि जब जब इस दुर्ग का पतन हुआ है, जब जब इस दुर्ग का पतन हुआ है, जब जब इस दुर्ग का पतन हुआ है, विश्वासघातियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, विश्वासघातियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये मित्रों आपको ध्यान रखना है, ये कथन बिल्कुल आपको रट लेना है। जालौर दुर्ग के बारे में ताजुल मासिर के रचयिता हसन निजामी ने कहा था कि यह एक ऐसा दुर्ग है जिसका दरवाजा आज तक कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल पाया है। जब जब इस दुर्ग का पतन हुआ है, तब तब विश्वासघातियों की मित्रों महत्वपूर्ण क्या रह गई है, भूमिका। वही हिसाब है मित्रों, घर का वेदी क्या ढाए, लंका ढाए।